रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम तरकश का। तरकश में आज क्या कुछ खास है हम आपको बताएंगे। वो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उनके पीछे की कहानी क्या है। तो यहाँ पर वो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरीके की स्थिति, किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली तस्वीर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में किस तरीके से अत्याचार लगातार जारी है। बात यलगार की करेंगे। बलूचिस्तान में इस समय आवाज बुलंद होती हुई बलूचों की दिखाई दे रही है। बात पलटवार की करेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध की यानी कि, और इसी के साथ सिनवार अगला टारगेट अब सीधे तौर पर इजराइल का देखा जा रहा है। कभी भी हमला यहां पर किया जा सकता है। ये तस्वीरों की सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि विनेश फोगाट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएसएस की तरफ से फैसला लिया जाना था, लेकिन अब फैसला टल चुका है। कल माना जा रहा है कि कल ये फैसला सुनाया जाएगा। एक उम्मीद यहां पर जाहिर है कि इतने दिनों से बंधी हुई दिखाई दे रही है विनेश फोगाट पर। आखिरकार अब कल फैसला सीएसएस की तरफ से सुनाया जाएगा, यानी कि 11 अगस्त को कल रात ये फैसला होगा। देखना ये होगा, ज्वाइंट सिल्वर मेडल की बात यहां पर मांग की गई है और सिल्वर मेडल की मांग पर अब कल फैसला सुनाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार अभी भी उम्मीदें बंधी हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं कि विनेश फोगाट को मेडल दिया जा सकता है, सिल्वर मेडल उन्हें मिल सकता है। इस तरीके की उम्मीद उनकी ओर से जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की है और अब कल इस पर सीएसएस की तरफ से फैसला यहां पर सुनाया जाएगा। तो इंतजार सभी को है कि आखिरकार ये फैसला कब आएगा। और कल रात 9:30 बजे बताया जा रहा है कि सीएसएस की तरफ से ये फैसला यहां पर सुनाया जाना है। तो विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की यहां पर अपील की थी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश की निगाहें विनेश के साथ साथ इस पर टिकी हुई दिखाई दे रही हैं कि क्या सीएसएस की तरफ से फैसला होने वाला है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिसका एक नतीजा आज भी देखा गया। आज देखा गया कि कैसे पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने की जो कोशिश है वो प्रदर्शनकारियों ने यहां पर की है। आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों में जो रोष है वो लगातार बढ़ता गया। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की न्याय प्रणाली पर प्रहार किया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया और मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सीजीआई के घर पर हमला बोल दिया था, यहां तक कि लिंचिंग की बात कही गई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे को लेकर एक अल्टीमेटम दे दिया था चीफ जस्टिस को। आपको यह भी बता दें कि मॉब लिंचिंग की धमकी दे दी गई थी चीफ जस्टिस को। आप सोचिए कि जिस देश में चीफ जस्टिस ही सुरक्षित नहीं है और उबैदुल हसन का इस्तीफा न्यायिक प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस समय देखा जा रहा है और बांग्लादेश का पूरी जो न्याय व्यवस्था है वो उस समय चरमराई हुई दिखाई दे रही है, ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उबैदुल हसन बता दें, बांग्लादेश न्यायपालिका के मशहूर चेहरे, शेख हसीना के वफादार माने जाते थे। शायद इसी वजह से आज ये हश्र उनका हुआ है और हसन के पिता आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको बता दें। और आज जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के कंधों पर बंदूक रखकर किस तरीके से यहां पर बड़े हमले न्याय प्रणाली पर किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनी। सरकार में अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को चुना गया। हालांकि शेख हसीना की आवामी लीग इससे बाहर है। नई सरकार के बाद शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले लोग निशाने पर हैं। राजनेताओं के साथ ही पुरानी सरकार के लोग भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र को उखाड़ फेंक सेना ने तख्तापलट तो किया ही, साथ ही अब पुराने सिस्टम को प्रदर्शन की आड़ में लगातार बदल रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर दिया। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर उपद्रव मचाया। उपद्रवियों ने सीधी धमकी देते हुए कहा, अगर जजों ने इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर अचानक से प्रदर्शन तेज हुए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन की आड़ में किस तरह देश के चीफ जस्टिस के घर पर हमला बोला, मॉब लिंचिंग की धमकी, बंदूक की नोक पर जबरन इस्तीफा ले लिया और कितनी आसानी से देश की न्याय प्रणाली को धराशाही कर दिया, ये इस बात के सबूत हैं कि जिन कट्टरपंथियों ने सत्ता को हथिया लिया वो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस अब सुरक्षित नहीं तो लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सेना से सुरक्षा की मांग कर दी। बीसीबी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के आयोजन के लिए सुरक्षा आश्वासन के लिए देश के आर्मी चीफ से संपर्क किया। शेख हसीना के देश से चले जाने के बाद बीबीसी के अध्यक्ष नजमुल हसन सहित कई बोर्ड निदेशकों को भी बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें हसीना की पार्टी आवामी लीग का समर्थन प्राप्त था। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हिंदुओं को लगातार कट्टरपंथी जमाती निशाना बना रहे हैं। अत्याचार और बर्बरता के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के समर्थन वाली अंतरिम सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके के हालात हैं आपने यहां पर देखा कि पूरी न्याय व्यवस्था को एकदम चरमरा दिया गया है, लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार का गठन हुआ है और कैसे कट्टरपंथियों को उसमें जगह दी गई है ये भी हम आपको समझा देते हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथी बना धार्मिक मामलों का मंत्री कौन है, आपको बता देते हैं। खालिद हुसैन की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में उन्हें बनाया गया है। यूनुस सरकार ने खालिद हुसैन को यह जिम्मेदारी दे दी है। खालिद हुसैन एक इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। खालिद हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश संगठन से जुड़े हुए हैं। हिंदू और भारत विरोधी संगठन का एक बड़ा और पुराना इतिहास रहा है जिससे खालिद जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाना चाहता है ये संगठन। इसकी मंशा बांग्लादेश में अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा करने की है और संगठन बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लाम की वकालत भी करता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में धार्मिक मामलों के मंत्री बनाए जाना यह समय बहुत बड़े सवालिया निशान बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर खड़े कर रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे। बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए किस तरीके से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो यलगार की आग है वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और वहां पर बगावत की जो जंग है वो लगातार पाकिस्तान की सरकार की नाक में दम किए हुए है और इसी वजह से उनके सेना प्रमुख को कसम खानी पड़ रही है कि बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में हम होने नहीं देंगे। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में अराजक स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहाँ भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल पुथल की कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर ना हो
हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बलूचिस्तान के बारे में कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ सरकार और वहां की आर्मी के खिलाफ लगातार आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बता देते हैं कि बलूचिस्तान की आखिरकार दास्तान है क्या। बंटवारे के बाद में पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल होता है और उसके बाद जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करने का आरोप भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो लगातार लगाते हैं। पाकिस्तानी सेना सरकार के साथ में शुरुआत से ही संघर्ष यहां पर देखा गया और कहा गया कि बलूचों के साथ में हमेशा पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किया। 1948 से ही संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और यह संघर्ष अब यलगार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई संगठन इस समय मौजूद हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कई तरीके के नारे वहां पर लगते हुए दिखाई देते हैं और बलूचों का यह आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार उन पर अत्याचार करती है और उनको नजरअंदाज पाकिस्तान के भीतर किया जाता है, इसीलिए वो आजादी चाहते हैं। यही वो वजह है पाकिस्तान और ईरान के बीच में जंग का अखाड़ा भी यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया था। बलूचिस्तान जिस तरीके के हालात बलूचों के इस समय देखने को मिल रहे हैं और वो अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो बांग्लादेश में है वो पाकिस्तान में ना हो जाए। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और बात अब करेंगे रूस और यूक्रेन की, क्योंकि रूस यूक्रेन की जो जंग है वो लगातार भयंकर होती जा रही है, भीषण होती जा रही है। लेकिन अब यूक्रेन पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन किस तरीके से रूसी सीमा पार करके उसमें दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना अब आंख दिखा रही है रूस को और रूस कैसे पलटवार कर रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये यहाँ पर जान लीजिए कि किस तरीके से जो यूक्रेनी सेना है वो यहाँ पर दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहां तक घुसपैठ कर ली गई है ये आपको बता देते हैं। 27 किलोमीटर कुर्स्क में अंदर दाखिल हो चुकी है इस वक्त यूक्रेन की सेना। सैनिक बताए जा रहे हैं कि 3000 से ज्यादा सैनिक हैं, जिसमें कुछ विदेशी सैनिक भी शामिल हैं। कब्जा अभी तक 650 वर्ग किलोमीटर का बताया जा रहा है। इसी के साथ में कुर्स्क एटमी प्लांट पर भी हमले की आशंका यहां जताई जा रही है। परमाणु खतरा भी है। प्लांट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी जो सेना है वो इस समय है और लगातार माना जा रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो सेना है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी वो प्लांट तक यहां पर बढ़ सकती है और स्थिति जो है वो रूस में खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात कुर्स्क में बनते हुए दिखाई दिए उसके बाद पुतिन की ओर से इमरजेंसी लागू करनी पड़ी और इसी के साथ में तमाम टैंक और तोपें पुतिन ने तैनात कर दी है। लेकिन यूक्रेन रूसी सीमा में दाखिल हुआ, कितनी तबाही मची है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में अब नया मोड़ आ चुका है, जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस चुकी है। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक रूसी सीमा में घुस चुके हैं और उसने कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कीव ने दुश्मन के इलाके में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सैनिकों ने मंगलवार सुबह सीमा पार कर रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में चौंकाने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक कई किलोमीटर तक रूस के भीतर घुस चुके हैं। रूस ने आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर, एविएशन यूनिट, सैनिकों और उपकरणों की तैनाती कर दी है। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए आपातकाल का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घुसपैठ को बड़े पैमाने पर उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रूस ने यूक्रेन के इस हमले के बाद पलटवार किया। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक क्रू द्वारा गोलीबारी के साथ रात भर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रूसी विमान के जरिए दागी गई मिसाइल यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में जा गिरी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन की जंग और खूनी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना लगातार अब रूस के भीतर दाखिल हो रही है, लेकिन अब आपको ये वजह बता देते हैं कि आखिरकार कुर्स्क का ही रुख यहां पर क्यों किया गया है। ज़ेलेंस्की का प्लान एन आखिरकार है क्या, ये हम डिकोड करके आपको बताएंगे। दरअसल यूक्रेन के खार्किव से 85 मील दूर है कुर्स्क और रूस से 3 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है, ये बताया जा रहा है। देश के 4 सबसे बड़े बिजली उत्पादकों में से एक बताया जाता है। पुतिन ने यूक्रेन की उकसावे वाली कार्रवाई इसे करार दे दिया है कि पुतिन सिर्फ और सिर्फ इसमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन पश्चिमी देशों को भी पहले चेतावनी दे चुके हैं और पुतिन ने परमाणु हमले की भी धमकी यहां पर दी थी। तो आप ये मायने जानिए। और लगातार जो यूक्रेन की सेना है वो दाखिल होती हुई ही यहां पर दिखाई दे रही है, वो रुकने का नाम लेती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब रूस यूक्रेन की जंग के बाद में बात ईरान और इजराइल की हम करेंगे कि किस तरीके के हालात इस समय ईरान और इजराइल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल अब पूरी तरीके से ये ठान चुका है कि उसे सिनवार को ढूंढ निकालना है, जिसको लेकर पूरी कोशिश इस समय आईडीएफ करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अब सिनवार के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले छुपने की। ये तस्वीरें हैं, आप साफ देख सकते हैं। सिनवार के करीब में आईडीएफ की जो सेना है वो पूरी तरीके से पहुंच चुकी है। टनल में छिपे सिनवार को बाहर निकालने में इस समय आईडीएफ जुट गई है। 10 कमांडर समेत सिनवार का राइट हैंड मुश्तहा भी अभी तक ढेर किया जा चुका है और खान यूनुस में सिनवार को शरण देने वालों को भी एक एक करके यहां आईडीएफ ढेर कर रही है। गाजा में सिनवार से जुड़े हुए जितने नेटवर्क थे उन सभी को काट दिया गया है, तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। सिनवार का अब ज्यादा दिन तक बच पाना बहुत मुश्किल है। बताया जा रहा है कि ज्यादा दिन तक सिनवार अब बच नहीं पाएगा। खान यूनुस में 24 घंटे के अंदर 40 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ ने अभी तक वार कर दिया है, हमले कर दिए हैं। तो आप ये समझिए कि जो टारगेट है वो सिर्फ आप इजराइल का सिनवार है, जिस पर कभी भी अटैक यहां पर किया जा सकता है। क्या प्लानिंग है इजराइल की, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में आपसी तनातनी बढ़ चुकी है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन में सहमति नहीं बन पा रही, यानी इजराइल पर हमले को लेकर ईरान खुद 2 गुटों में बंट चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है और IRGC तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजरायली बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। पेजेश्कियन को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स राष्ट्रपति पेजेश्कियन को कमजोर दिखाना चाहती है ताकि ईरान में उसका वर्चस्व कायम रहे। दरअसल पेजेश्कियन ने राष्ट्रपति चुनाव में सईद जलीली को हराकर जीत दर्ज की थी। जलीली IRGC के गुट के थे। ईरान की संसद में इजराइल पर हमले की मांग उठ रही है। ईरानी सांसद मोहम्मद कासिम उस्मानी ने इजराइल के खिलाफ भयंकर जंग छेड़ने की मांग कर दी है। کشته شدن کمتر از نتانیاهو راضی نمیشیم. باید خونخواهی کنیم و سران ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई ने इजराइल को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। ईरान अब तक तय नहीं कर पाया कि इजराइल पर हमला कब करना है और कैसे करना है। ईरान आपस में ही सिर्फ उटव्वल कर रहा है, इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल लगातार हमास के बड़े कमांडर्स को ढेर कर रहा है। हानिया की मौत के बाद हमास चीफ सिनवार इजराइल के निशाने पर है। इजराइल ने कसम खाई है कि यावा सिनवार को ढूंढ कर खत्म करना है। सिनवार की जानकारी निकाल रहा है इजराइल। सिनवार को जल्द खत्म करने की कसम खा चुका है। इजराइल और ईरान दोनों ने जंग की फाइनल तैयारी कर ली है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा। वहीं ईरान इजराइल पर हमला कैसे करेगा यह आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान या इजराइल यहां तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन ईरान का यह मानना है कि वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी पलटवार यहां पर करेगा। और किस तरीके से वो पलटवार करेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ईरान के आखिरकार 9 टारगेट क्या है, क्या टारगेट सेट किए गए हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात, इजरायली संसद इस समय ईरान के टारगेट पर है। इसी के साथ दूसरे नंबर की बात करें तो नेतन्याहू का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वो इस समय ईरान ने टारगेट करके रखा है कि उस पर अटैक किया जाएगा। आईडीएफ हेडक्वार्टर की बात करें तो लगातार आईडीएफ हेडक्वार्टर को लेकर यहां ईरान अपनी तैयारी बना रहा है। साथ ही आईडीएफ के साथ मोसाद हेडक्वार्टर को भी वो निशाना बनाकर बैठा है कि उस पर भी ईरान यहां पर अटैक करके इजराइल को कमजोर करेगा। इसी के साथ इंटेलिजेंस बेस पर भी अटैक करने की तैयारी ईरान ने कर ली है। एयरफोर्स बेस, पावर प्लांट्स और इसी के साथ सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स को भी यहां पर निशाना बनाने की जो कोशिश है वो ईरान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 9 टारगेट यहां पर सेट किए गए हैं, लेकिन ये हमला कब होता है, किस तरीके की प्लानिंग है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर गीदड़ भभकी देता हुआ ईरान इस समय दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आज के लिए तरकश में बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।